नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जग्गू का जीके हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों उपस्थित हुए हैं राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज के एक अन्य लेक्चर के साथ। और राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक ये था कि हम किस तरह से राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। भौतिक विभाजन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं और वन बाय वन उनकी विशेषता कैसे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कुछ एक टॉपिक है जो बीच बीच में रह गए, जैसे एक आता है मरुस्थलीकरण। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण में जल संरक्षण की तकनीकें क्या है, अरावली के दर्रे कौन कौन से, तो वो एक सेपरेट टॉपिक्स के रूप में उनको लेकर और उनको स्टडी करेंगे। नहीं तो ये टॉपिक फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मूल जो आपका भावना है उससे फिर हमारा डेविएशन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम उसमें जो पढ़ेंगे वो मेन चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद जो सब टॉपिक्स होंगे उनको एक सेपरेट टॉपिक्स बनाकर हम ले लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि यहां तक चीजें आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लास्ट में अरावली पढ़ाई थी, अरावली की चोटियां हैं जिनको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, क्योंकि वो आपको एक तरह से उनके जो फैक्चुअल डेटा है वो ध्यान रखने हैं। ठीक है। एक तो ये हो गई चीजें, जो पहली चीज है। एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी जब हम पढ़ते हैं, मैं सारी तो नहीं बताऊंगा, कोई सारी है मतलब भी नहीं बताने का, वो उसमें आप डाल देंगे टेलीग्राम पे या आपका जो ऐप है उस पर डालेंगे। उससे पहले आप थोड़ा समझना इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं। अरावली की प्रमुख चोटियां, अरावली की प्रमुख चोटियां, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी चीजों का डिस्क्रिप्शन है, जो जो मुख्य मुख्य चोटियां हैं, ये सारी की सारी जो चोटियां हैं ये आपको मिल जाएगी। और ये आपको चोटियां सारी की सारी जो मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है, मैं बताना चाहता हूं आपको। एक, मैंने आपको जब मध्य अरावली हम पढ़ रहे थे तो वहां दो चोटियों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। एक चोटी तो आपकी थी टॉडगढ़, और टॉडगढ़ को हम कह रहे थे मोरामजी। टॉडगढ़ को हम क्या कह रहे थे, मोरामजी के नाम से जान रहे थे। दूसरी चोटी जब हम पढ़ रहे थे वो थी तारागढ़। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कई बार परीक्षा में टॉडगढ़ नहीं आता, तो वहां फिर हम एज अ फर्स्ट चोटी मध्य अरावली की कौन सी मानते हैं, तारागढ़ अजमेर को मानते हैं। जबकि तारागढ़ अजमेर फर्स्ट नहीं है, उससे भी ऊंची चोटी कौन सी है, टॉडगढ़ है। ठीक है। यहां देखना, सबसे ऊंची चोटी हम मानते हैं राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता दिया था, कौन सी हो गई, गुरु शिखर हो गई। ठीक है। गुरु शिखर की जो हाइट है, गुरु शिखर कहां हो गई, सिरोही में हो गई, सिरोही क्षेत्र में हो गई। और बाकी मेन क्षेत्र जो है वो माउंट आबू के निकट, हालांकि माउंट आबू से भी बहुत आउटर में चलते हैं जब आता है, पर क्षेत्र माउंट आबू आप लिख सकते हो। और इसकी जो ऊंचाई है ये है 1722 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सारी चोटियों की नहीं पूछी जाती, कुछ कुछ मेन की पूछ लेता है, इसलिए वो आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो निश्चिंत रहो, टेलीग्राम में मिल जाएगा पूरा चोटियों वाइज, और बुक में भी जो नहीं है वो भी और उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है। अब दूसरी चोटी आती है आपकी शेर। शेर आती है, जो शेर चोटी है ये भी आपकी कहां पड़ती है, सिरोही में पड़ती है। ठीक है। और ये लगभग मानी जाती है 1597 मीटर। कई आपके ऐसे भी एग्जाम हुए, मैं बता दूं 2 साल के अंदर, जिसके अंदर ये चोटियां कई बार पूछी गई है, और शेर की हाइट भी पूछ ली थी आपसे उस एग्जाम में। जो शेर चोटी है उस शेर चोटी की हाइट भी पूछ ली थी, तो ध्यान रखना है इसको, 1597 मीटर है। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या आती है। समस्या क्या आती है, मार्केट में जो 90% बुक्स आ रही है उन बुक्स के अंदर इस चोटी का जो नाम दिया हुआ है, उन बुक्स के अंदर इस चोटी का जो नाम दिया हुआ है, यहां दिया है जरगा। यहां हमेशा जनरली जो नाम दिया जाता है वो कौन सा नाम दिया जाता है, जरगा दिया जाता है। जबकि जरगा यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि जरगा से भी हाइट ऊपर जो आएगी वो कौन सी चोटी की आएगी, देलवाड़ा। तो यहां पर जो चोटी लिखोगे ये कौन सी लिखोगे, देलवाड़ा। और देलवाड़ा भी कहां हो गई, ये सिरोही में हो गई। जो देलवाड़ा चोटी है वो भी कहां हो गई, सिरोही में हो गई। और लगभग इसकी हाइट आप मान सकते हो 1442 मीटर के आसपास। ठीक है। जब देलवाड़ा लिख देते तो इसके बाद आपकी फिर चोटी आती है कौन सी, जरगा।
जरगा चोटी आती है, और जरगा चोटी जो है ये कहां पर है, उदयपुर में मानी जाती है, जो इसकी हाइट हम लिख सकते हैं 1431 मीटर। जो इसकी हाइट हम लिख सकते हैं वो कितनी लिख सकते हैं, 1431 मीटर लिख सकते हैं। तो बाकी तो फिर आपकी सब चलेगी, अचलगढ़ चलेगी, फिर कुंभलगढ़ चलेगी, फिर आबू पर्वत वाली चोटी चलेगी, बहुत सारी चोटियां चलेगी, ठीक है, वो आपको सारी मिल जाएगी। पर यहां पर सोचने वाली बात है कि ये जो देलवाड़ा चोटी है ये जनरली यहां पे दी हुई नहीं होती है। शेर के बाद सीधे क्या दी हुई होती है, जरगा दी हुई होती है। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि देलवाड़ा चोटी को कहां सेट करें, ऊपर करें कि नीचे करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, देलवाड़ा मुख्य चोटी, और जनरली कई परीक्षाओं में इनमें शेर, देलवाड़ा और जरगा तीनों पूछे जाते हैं। अवरोही और आरोही क्रम में उनको जमाया जाता है। तो मैंने कई सोर्स से, अलग अलग स्रोत से लेके एक कॉमन लिस्ट बना दी है, जिसमें 25 से 27 चोटियां हैं। उनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे आज शाम को डाल देंगे, तो वो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना। तो ये तो आपका अरावली का पूरा का पूरा जो चीजें पूछी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, वो एक बार तो यहां पर मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन के तीसरे चरण की ओर। तीसरा राजस्थान का भौतिक विभाजन का जो भाग है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो दो आपके भाग बच गए, यहां मैं एक बार बता देता हूं, यहां पर आपको दो भाग बच गए। एक आपका बच गया इसमें हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार रह गया एक तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें रह गया आपका पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। अब इन दोनों की मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, विशेषता ध्यान से सुनना। जब हम आपके जितने भी टॉपिक हैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक कराऊंगा, पर उनको सेपरेट लूंगा ताकि और व्याख्या कर सकूं, समझ गए। यहां पर क्या होता है, भौतिक विभाजन को चलते हुए करीब 6 दिन हो गए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन टॉपिक में जितना पढ़ाया जाता है उतना रखेंगे, फिर उनके सब टॉपिक से उनका अलग से एक क्या ले लेंगे, लेक्चर ले लेंगे। तो वहां सब चीजें एक एक क्लियर हो जाएगी। बस आपको तो कुछ नहीं करना है, एग्जाम जब हो तब जितने भी वीडियो हैं वो फटाफट एक बार लाइन से और देख लेने, और उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, विश्वास है मेरा ये। अब देखिए, दो चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम के अलावा हम अरावली पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा ये दो पार्ट आपके और आते हैं, एक आता आपका हाड़ौती पठार और दूसरा आता आपका पूर्व का मैदान। तो इनको मेरे बात ध्यान से सुनना, जब हम राजस्थान की मिट्टियां पढ़ते हैं, जब हम राजस्थान में कृषि पढ़ते हैं और भी कई टॉपिक पढ़ते हैं, तब ये टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी थी राजस्थान वाली, वो कृपया रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लासों को जरूर देखें, ठीक है। अब देखना इसमें, ये जब आपको राजस्थान के संभाग पढ़ाए थे, तो उसमें एक संभाग आपको पढ़ाया था कोटा संभाग, और कोटा संभाग की जो विशेषताएं थी वो ही एज इट इज विशेषता कौन से क्षेत्र की हो जाती है, हाड़ौती की। क्योंकि हाड़ौती के पठार पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मुख्य 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और इसी तरह से ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि वापस नाम ले रहा हूं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों के चारों कोटा संभाग में भी आते हैं, और ये चारों के चारों हाड़ौती क्षेत्र में भी आते हैं। तो भले वनस्पति हो, जलवायु हो, मिट्टी हो और दूसरी भौतिक परिस्थितियां हो, वो दोनों की सेम रहेगी। तो आपकी कई चीजें तो मैंने वहां संभाग में बता दी थी, तो वो चीजें आप यहां पर रिकॉल कर रहे हो, तो आपको यह आ जाएगा। सिलेबस को आपको परीक्षा में तैयारी कैसे करनी है वो आप पढ़ना सीखो। ऐसा नहीं आप हर अलग अलग चीज को यहां से पढ़ लिया, कभी वहां से, ऐसे नहीं। आपको सिलेबस को कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। सिलेबस कहां का कहां पे लिंक हो रहा है और कौन कौन सी चीजें कॉमन है, और उनको हम कम से कम पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले पाए, ये आपका टारगेट और गोल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे, सेपरेट सेपरेट पढ़ते रहोगे, हर चीज को अलग अलग पढ़ते रहोगे, लिंक नहीं करोगे, तो एग्जाम में फिर आप या तो थोड़े से मार्क्स से चूक जाओगे, थोड़े से मार्क्स से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही होता है, ठीक है, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, थोड़े से मार्क्स से वहां पे चूक जाओगे, और वो फिर आपको बहुत दुख देगा। इसलिए बेटर है कि कट ऑफ जो जाए उससे हम इतने ज्यादा मार्क्स लिए आए कि अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिलीट होते हैं, मेरिट में वेरिएशन होता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहे, हम बिल्कुल क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। तो ये दो मैं पढ़ाऊंगा, इन दो में थोड़ा थोड़ा व्यू बताऊंगा, क्योंकि इनका व्यू पहले भी आ चुका और बाद में कृषि आएगी जब और आएगा, तो यहां हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बताते हुए चलूंगा। तो तीसरा स्टार्ट करते हैं हम हाड़ौती का
पठार। ठीक है, दो आपको पहले बता चुका हूं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए भौतिक विभाजन में थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है भौतिक विभाजन में आपका हाड़ौती का पठार। भौतिक विभाजन में तीसरा पॉइंट जो आपका है, ये तीसरा पॉइंट कौन सा है? हाड़ौती का पठार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% पर स्थित, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% पर स्थित, इसको नोट कर लो पहले एक बार। ठीक है, ये हो गया। तो आपको परसेंटेज याद रखना है, जैसे मरुस्थल कितने परसेंट पे था? 61.11 पे था। फिर अरावली कितने पे था? 9% पर था। तो ये कितने परसेंट पर है? 7 है। वैसे इसको 6.89 कर सकते हैं, पर इसको राउंड अप करके हम कितना लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब इसमें इसको आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो सबसे पहला बात, राजस्थान की कुल आबादी का, राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 11% लोग, राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 11% जनता क्या करती है? यहां पे निवास करती है। राजस्थान की कुल आबादी की 11% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या बता चुका हूं, मैं लिख देता हूं एक बार फिगर। राउंड में तो बोल देते हैं 6.86 करोड़, राउंड में तो क्या बोल देते हैं? 6.86 करोड़ कह देते हैं, और वैसे लिखते हैं हम इसको 6,85,48,437 लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो कुल है। और ये जो जनगणना, ये जनसंख्या बताइए, ये 2011 का जो सेंसस है, 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग है। तो जितने भी परसेंटेज निकलेंगे वो हम किससे निकालेंगे? इस वाले से ही इसको निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये चीजें एक बार आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दो तो मेन विशेषता हो गई। अच्छा, अब हाड़ौती के अंतर्गत आने वाले जिले, ये भी आप सबको पता है, बहुत ही सिंपल है, पर चूंकि टॉपिक चल रहा है इसलिए मेरा एक बार कर्तव्य है कि आपको सारी चीजें एक बार वापस से बताना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो जिले आएंगे उन जिलों की संख्या कितनी रहेगी? 4। इसके अंतर्गत जो जिले हैं उन जिलों की संख्या कितनी रहेगी? 4 रहेगी। ठीक है, तो देख लीजिए एक एक करके। इसमें पहला जिला जो हो गया, एक मुख्य जिला कोटा हो गया। ठीक है, फिर एक हो गया बूंदी हो गया, फिर हो गया एक डिस्ट्रिक्ट बारा हो गया, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया कौन सा? झालावाड़। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट आपके कोटा संभाग में भी आ रहे थे, और ये चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट जो आपके थे तो कोटा में तो थे ही, साथ में हाड़ौती के पठार पर क्या माने जाते हैं? स्थित माने जाते हैं। अब आप समझना, ये केवल 3 पॉइंट लिखे हैं, इतने इजी पॉइंट हैं, और क्वेश्चन जो आपका वो यहीं से बन जाता है। ये तो कई बार पूछा हुआ है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब और चीज पता चलेगी जब साप्ताहिक टेस्ट होंगे आपके। तो ये तो बहुत क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये तो वैसे भी आपको क्या चीजें क्या चल जाएगी, सारी पता चल जाएगी। तो टेंशन लेने की इसमें क्या नहीं है, बात कोई भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देके और आगे से आगे इसको करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं क्योंकि ये तो बहुत कॉमन चीज है जो पहले भी बताइए आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, ये पूरा दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे इसमें। ठीक है, अब देखना यहां पर, ये जो हाड़ौती का पठार है ये मालवा के पठार का भाग है।
मालवा के पठार का भाग माना जाता है। जो हाड़ौती का पठार है आपका, वो मालवा के पठार का भाग है। ठीक है, अरावली का अवशेष नहीं है। तो मैं एक पॉइंट पहले लिख देता हूं, फिर आगे समझाऊंगा। अरावली का भाग नहीं है, अरावली का भाग नहीं है, इसका भाग माना जाता है। और आपसे पूछा जाए कि अवशेष किसका है, किसका अवशेष माना जाता है हाड़ौती का पठार, तो गोंडवाना लैंड का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। आपकी अरावली भी मैंने बताया था आपको पहले कि जो दोनों राजस्थान में ऊंचे पार्ट है, यानी अरावली ऊंची है और हाड़ौती का पठार ऊंचाई पर है, तो ये दोनों तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और जो दोनों नीचे पार्ट है, यानी मरुस्थल और मैदान, ये दोनों टेथिस सागर का अवशेष हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, अरावली का भाग नहीं माना जाता, और मालवा के पठार का भाग माना जाता है। अब आपने देखा होगा जो पठारी भाग है, वो पठारी भाग आपके पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है। जो भी पठारी भाग है, वो पूरा पठारी भाग आपके दक्षिण भारत में फैला हुआ है। अब इस पठारी भाग को हम कैसे समझ सकते हैं, तो मैं एक अगला स्लाइड पे 2 मिनट के लिए जा रहा हूं और एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा आप समझना इस चीजों को। अगर मैं इस तरह से ये ड्रॉ करता हूं, ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा जो पठार है, ये पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं दक्षिण, पूरा लिख देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, दक्षिण भारत का पठार। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का पठार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। तो यहां ये जो चीजें हैं, ये आपको एकदम क्लियर हुई कि इसको हम, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। तो ये क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा इसका अवशेष पाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा बना देता हूं, ध्यान से देखना। ये जो इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा, ये इसका एक क्षेत्र है इस तरह से पूरा। ठीक है ना, इसको हम जनरली क्या बोलेंगे, इसको मैं बोल दूंगा दक्कन का पठार, इसको मैं बोल दूंगा दक्कन का पठार। ठीक है, पूरा का पूरा जो कंप्लीट है, ये जो यहां से लेकर यहां तक, ये तो दक्षिण भारत का पठार है, और ये जो एक छोटा सा क्षेत्र है, इसको क्या बोल दिया, दक्कन का पठार कह दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है, कि इस दक्कन के पठार का जो एक्सटेंशन ये पूरा माना जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया मालवा का पठार। मालवा का पठार हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए ये मालवा का पठार है, इससे टच होता हुआ ये पूरा का पूरा बेल्ट है। ठीक है ना, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक बार थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, दूसरे कलर से इसको कर देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर चीजें क्लैरिटी के साथ दिख जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा इस तरह से फैला हुआ है, ये इस तरह से कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हो गया आपका राजस्थान में, ये कौन सा है, हाड़ौती का पठार। ये कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार है। ठीक है, और बाद में जब आते हैं हम, तो इधर ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखो, इससे ये राजस्थान में थोड़ा सा क्षेत्र क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को, ये जो स्पर्श क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं ऊपर माल का पठार। इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर माल के पठार के नाम से जानते हैं। कहने का यह मतलब है कि जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, कंप्लीट जो दक्षिण भारत है, ये कंप्लीट दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत है, ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो भले कोई भी, जितने भी पठारों के नाम मैंने लिखे हैं और जिनके नहीं भी लिखे हैं, वो सभी किसका अवशेष माने जाते हैं। यह मैं तिब्बत के पठार की बात नहीं कर रहा, इसके सभी किसका अवशेष माने जाते हैं,
गोंडवाना लैंड का अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, जो पूरे दक्षिण में फैला हुआ है, कंप्लीट, यहां से लेकर पूरा नीचे तक। इस दक्षिण के पठार का जो एक बहुत बड़ा भाग है, मतलब इससे तो छोटा है, पर इसका एक सबसे बड़ा जो अवशेष है वो कौन सा हो गया? आपका दक्कन का पठार। तो ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन में आपको ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो गया? दक्कन का पठार। जब और उत्तर में चलते हैं तो दक्कन के पठार से टच होता हुआ एक छोटा सा पठार हमें दिखाई देता है। इस पठार को बोलते हैं मालवा का पठार। क्या बोलते हैं इसको? मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। और जब और ऊपर उत्तर दिशा में चलते हैं, या हम दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम में चलते हैं, तो फिर इससे अटैच हुआ हुआ एक पठार है जो राजस्थान में है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार बोलते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं, हम हाड़ौती तो पढ़ रहे हैं, तो मालवा के पठार, ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मालवा के पठार का जो छोटा सा भाग हो गया वो हो गया हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार से टच होता हुआ छोटा सा पठार है, इस पठार को हम क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार। और ऊपर माल मैंने आपको बता रखा है, आप लोगों को मैंने उपनाम बताए थे, उसके अंतर्गत मैंने आपको ऊपर माल क्षेत्र बताया था। ऊपर माल में मैंने आपको कहा था एक जगह पड़ती है राजस्थान में, अगर देखें, ध्यान से देखना, अगर राजस्थान को देखें, राजस्थान को, तो राजस्थान में देखो यहां एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसको बी पॉइंट कह लेता हूं, यानी भैंसरोडगढ़। ये जो पॉइंट है इसको बी पॉइंट कह देता हूं। बी से क्या हो गया? भैंसरोडगढ़ हो गया। और यहां एक पॉइंट है जिसको भी मैं बी पॉइंट कह देता हूं, तो ये हो गया बिजोलिया। तो भैंसरोडगढ़ जो है, भैंसरोडगढ़ क्षेत्र आपका है, ये तो कहां पर हो गया? आपका चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ क्षेत्र तो कहां हो गया? चित्तौड़ में हो गया। और ये आपका जो दूसरा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना भाई, ये आपको, ये तो मैंने क्या बोला? भैंसरोडगढ़ क्षेत्र बताया। ये कौन सा बताया? बिजोलिया। तो बिजोलिया क्षेत्र कहां पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों के बीच का जो पूरा क्षेत्र है, ये तो येलो कलर से जो दिखा रखा है इस तरह से पूरा का पूरा, ये आपका कौन सा पठार है? ऊपर माल का पठार। ये जो ऊपर माल का पठार है ये यही है। इधर जो व्हाइट कलर से दिखा रखा है, इसको इधर किस कलर से शो कर रखा है? येलो कलर से शो कर रखा है। और ये पूरा का पूरा आपका कौन सा हो गया? ऊपर माल का पठार हो गया। तो हम इसको एक्सपांड करते हुए भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो ऊपर माल का पठार, फिर उसके बाद मालवा का पठार, फिर उसके बाद ऊपर माल के पठार के बाद हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार के बाद मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के बाद जो पूरा बड़ा पोर्शन हो गया वो कौन सा हो गया? दक्षिण भारत का पठार हो गया। तो इस तरह से हम एक एक चीज को इसमें क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बैक साइड चलेंगे हम वापस से इस स्लाइड पे हमारी आ जाते हैं जहां हम पहले थे। तो मालवा के पठार का भाग माना जाता है हाड़ौती का पठार, अरावली का भाग नहीं माना जाता। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप ये मत सोचना कि अरावली भी गोंडवाना का है और हाड़ौती भी गोंडवाना का है, तो दोनों एक दूसरे के हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड का क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। और अगर बात करेंगे इस पर, तो एक तो इस पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया है जब आपको संभाग पढ़ाए थे, कि काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, या इसको और भी कई नाम है, पर सारे नाम यहां पर नहीं लिखूंगा, जब मिट्टियां पढ़ाऊंगा तब लिख दूंगा। एक और नाम इसका साइंटिफिक नाम लिख देता हूं, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स का सर्वाधिक विस्तार, वर्टिसोल्स का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि काली मिट्टी हो गई। अब काली मिट्टी जो पूरा पठार है भारत में, जो दक्षिण भारत का पठार है, वो किससे बना है? ज्वालामुखी उद्गारों से बना है। ये जो पठार है ये किससे बना हुआ है? ये ज्वालामुखी उद्गारों से बना हुआ है। अब जो पठार ज्वालामुखी उद्गारों से बना हुआ होगा, तो लावे के रूप में, मैग्मा के रूप में जो बाहर जो मैग्मा लावा निकलेगा, वो वातावरण के संपर्क में आके तेजी से ठंडा होगा, बेसॉल्ट चट्टानों का निर्माण होगा, और फिर हवा और पानी के माध्यम से बेसॉल्ट चट्टानों का अपर्दन होगा, और उसके बाद जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो मिट्टी मेनली कौन सी होती है? आपकी काली मिट्टी होती है। इसलिए काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको पठार पर ही मिलेगा। भारत में गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गए, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है, क्योंकि दक्षिण भारत का और दक्कन का पठार है।
मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मिलती है क्योंकि मालवा का पठार है, राजस्थान में काली मिट्टी मिलती है क्योंकि हाड़ौती का पठार यहां पर स्थित है। अब काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुर मिट्टी कहते हैं, रंग काला होता है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं जब मिट्टियां आएगी। और इसको साइंटिफिक नेम जो है इसका, ये साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आपको कई बार पुटअप किए जाते हैं, तो साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो कौन सा, वर्टिसोल्स है। और इस काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जिस क्षेत्र पे पाया जाता है, ये पूरी की पूरी बेल्ट कौन सा हो गया, हाड़ौती क्षेत्र हो गया। क्लियर है यहां तक चीजें आपको, ठीक है। एक चीज, दो तीन चीजें और हाड़ौती की मैं विशेषता आपको बता देता हूं, तो उसको पहले थोड़ा समझना है एक बार। हाड़ौती पठार, ठीक है, मध्य प्रदेश से, ये मैंने आपको संभाग में भी लिखवाया था, आपको लाइन याद हो तो, मध्य प्रदेश से आने वाली सर्वाधिक नदियों का क्षेत्र, मध्य प्रदेश से आने वाली, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आधा तो आप संभाग में पढ़ चुके हो, फिर आप मिट्टी में पढ़ लोगे, बचा हुआ है वो जलवायु में पढ़ लोगे, तो सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहां इसमें बताने लायक कुछ विशेष प्रकार का खास नहीं है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश से आने वाली सर्वाधिक नदियां राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो कहां से करती है, हाड़ौती के पठार से करती है। इनके दो तीन उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे फेमस नदी हो गई काली सिंध, काली सिंध फेमस नदी हो गई, काली सिंध अलग है, काली सिल अलग है, पर यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, काली सिंध की कर रहा हूं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आएंगे तो काली सिंध नदी के बाद जो अगली नदी इसमें आएगी वो कौन सी आएगी, इसमें आहू, आहू आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक नदी आती है इसमें पीपलाद, छोटी नदी है पर इंपॉर्टेंट है, आहू की सहायक नदी मानी जाती है, कौन सी, पीपलाद। अच्छा, पीपलाद के बाद फिर इसमें एक नदी आती है परवन, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, 12 डिस्ट्रिक्ट में बहती है ज्यादातर। और उसके बाद एक नदी आती है आपकी पार्वती। तो ये नदियां ऐसे, अब आप ध्यान से सुनना, मैं यहां पे एक नदी का और नाम लिख सकता था चंबल, ध्यान से सुनना, चंबल नाम लिख सकता था, पर वहां पर मैंने चंबल नाम क्यों नहीं लिखा, उसका मतलब आप समझना कि बाकी जो नदियां हैं, ये जितनी भी नदियां लिखी है ए बी सी डी और ई, ये सारी नदियां राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो उनका जो प्रवेश बिंदु राजस्थान में होता है वो क्या होता है, हाड़ौती का पठार होता है। इनका जो प्रवेश बिंदु राजस्थान में होता है ये क्या होता है, हाड़ौती का पठार है। अच्छा, चंबल नदी भी कोटा में से बहती है, बूंदी में से बहती है थोड़ी सी, पर यहां आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी का प्रवेश हाड़ौती से नहीं होता, चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में चित्तौड़ से होता है। तो हाड़ौती के पठार पर तो बहती है परंतु वहां से प्रवेश नहीं करती, इसलिए इसको किस में लिखा है, ये चंबल नदी को स्टार में लिखा हुआ है। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से आने वाली नदियों का क्षेत्र भी कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया। और हाड़ौती क्षेत्र की जब बात करेंगे, ठीक है, तो यहां की अगर जलवायु देखते हैं 2 मिनट के लिए, तो हम इसको कह सकते हैं अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। तो इसके नाम से पता चल रहा है आर्द्र, आर्द्रता का अर्थ क्या होता है, नमी, भाई नाम से पता चल रहा है अति, अति मतलब बहुत ज्यादा, आर्द्र, आर्द्र मतलब वायु में उपस्थित पानी या नमी की मात्रा, इसको क्या बोलेंगे, आर्द्रता बोलेंगे। तो यहीं पर हम कह सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया। अच्छा, राजस्थान में न्यूनतम धूल भरी आंधी वाला क्षेत्र, न्यूनतम धूल भरी आंधी, तो न्यूनतम धूल भरी आंधी वाला क्षेत्र भी कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहीं पर अभी आपको बताया था कि जब वर्षा ज्यादा है तो आर्द्रता अधिक, आर्द्रता भी क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी। तो इस तरह से ये सारी की सारी विशेषता कौन से क्षेत्र की हो गई, हाड़ौती क्षेत्र की मानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज जो ये हाड़ौती वाला करवाया मैंने, ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, जब इसके आगे और टॉपिक्स आएंगे तब उनको और वाइडली उनको एक्सपांड करके आपको समझा देंगे, ठीक है। तो कल मैं इसी टाइम पर, राजस्थान वाले टाइम पर आपके साथ मिलूंगा
और तब तक के लिए लगातार ये लेक्चर देखते रहिए। 2-4 दिन में ऐप भी आने वाला है, क्योंकि वैसे हमने तो लॉन्च कर दिया है, पर गूगल प्ले स्टोर पे फॉर्मेलिटीज थोड़ी बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो 2-4 दिन में मोबाइल ऐप लॉन्च हो जाएगा। जिस दिन लॉन्च मतलब गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध होगा उस दिन हम आपको तुरंत बता देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना और तुरंत उसी पे हमारे सारे लेक्चर और स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपकी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं।